विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हम लूथर एच गुलिक को पढ़ रहे थे और मैंने आपको लूथर गुलिक के बारे में बताया था कि उनका उनका 4P मॉडल बताया था। उनका लोक प्रशासन के 10 सिद्धांत थे, उसका वर्णन किया था और एक संक्षिप्त जो है आपको पूरा लूथर गुलिक के बारे में बताने का प्रयास किया था। और मैंने ये कहा था कि लूथर गुलिक का जब भी नाम दिमाग में आता है किसी भी लोक प्रशासन के विद्यार्थी के, तो पोस्ट कॉर्ब शब्द है, ये टर्म है पोस्ट कॉर्ब, 7 शब्दों का, ये तुरंत दिमाग में आता है। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पोस्ट कॉर्ब होता क्या है। तो विद्यार्थियों, पोस्ट कॉर्ब 7 शब्दों का बना एक शब्द है, POSDCORB। ये इनकी जो किताब थी, पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, उसके अंदर एक चैप्टर था नोट्स ऑन द थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसमें इन्होंने पोस्ट कॉर्प का वर्णन किया। लूथर गुलिक के अनुसार प्रशासन को चलाने के लिए, प्रशासन के एग्जीक्यूटिव के लिए, प्रशासन की कार्यपालिका के लिए, यानी कि जो उच्च स्तर का जो प्रशासन है, जहाँ पर डिसीजन मेकिंग होती है, जो क्रियान्वयन का कार्य करते हैं, जो इनके पास एग्जीक्यूटिव पावर होती है, उन लोगों के लिए पोस्ट कॉर्प का सिद्धांत लागू करने से कार्यकुशलता, मितव्ययता, प्रभावशीलता प्राप्त होती है। संगठन को सुचारू समन्वित रूप से संचालित किया जा सकता है। पोस्ट कॉर्प प्रबंधकीय कार्यों को, पोस्ट कॉर्प में प्रबंधकीय जो कार्य है, मैनेजमेंट का जो कार्य है, उसको इसमें शामिल किया गया है। अब मैं आपको इसका एक एक शब्द का अर्थ बताऊं। P से प्लानिंग यानी कि नियोजन, O से ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन का निर्माण करना, S से स्टाफिंग यानी कार्मिकों की व्यवस्था करना, D से डायरेक्टिंग यानी कि निर्देश देना, CO ये एक ही शब्द है, कोऑर्डिनेशन यानी कि संगठन में समन्वय की स्थापना करना, रिपोर्टिंग प्रतिवेदन, B से बजट। तो इसका मैं आपको विस्तार बताऊं। नियोजन का अर्थ क्या होता है? नियोजन का अर्थ होता है कि संगठन अपने उद्देश्य प्राप्ति के लिए, कार्यकुशलता की प्राप्ति के लिए जो भी प्रयास करता है, जो प्रक्रिया अपनाता है, उसके लिए वो योजना बनाता है, कार्यक्रम बनाता है। संसाधनों का समुचित दोहन, संसाधन कौन कौन से होते हैं संगठन में? मानवीय संसाधन, भौतिक संसाधन, वित्तीय संसाधन। इन सभी के माध्यम से अपने संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए वो एक रूपरेखा तैयार करता है, कार्यनीति तैयार करता है, योजना बनाता है, प्लानिंग बनाता है, नीति का निर्धारण करता है। इसी को हम लोग नियोजन कहते हैं। दूसरा पॉइंट था पी के बाद में संगठन का मतलब यहाँ पे है ऑर्गेनाइजिंग। यहाँ पर संगठन का मतलब सिर्फ संगठन का निर्माण करना नहीं है, क्योंकि संगठन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक भौतिक संगठन और दूसरा उसकी फंक्शनिंग यानी कार्य और प्रक्रिया। तो यहाँ पर लूथर गुलिक संगठन के कार्य और प्रक्रियाओं का व्यवस्थीकरण करने की बात करते हैं। वो कहते हैं भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, वित्तीय संसाधन, तकनीकी संसाधन और जो मशीन उपकरण वगैरह जो भी है, इत्यादियों का समुचित प्रयोग करना, इन सब को संगठित करना, इन सब को ऑर्गेनाइज करना, यही यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है। ऐसे स्टाफिंग का मतलब क्या हुआ? जो संगठन के अंदर जो मैन पावर है, संगठन के अंदर जो कर्मचारी काम करते हैं, जो कार्य में काम करते हैं, जिसको अपन मानव पूंजी कहते हैं, मानव पूंजी। तो उस मानव पूंजी का भर्ती करना, उसका वर्गीकरण करना, उसको ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण देना, उसका प्रमोशन करना, उसका स्थानांतरण करना, उसका पदस्थापन करना, उसके कार्यों को विभाजन करके उसकी नियुक्ति करना। तो इस प्रकार से स्टाफिंग का मतलब है मानवीय संसाधन यानी संगठन में काम करने वाले कर्मचारियों की स्थापना करना, कर्मचारियों को व्यवस्थित करना। अगली टर्म है डायरेक्टिंग का अर्थ क्या हुआ? निर्देश देना। अब जैसा कि आप जानते हैं, निर्देश कौन देगा? उच्च अधिकारी या निम्न अधिकारी। प्रशासन के संगठन के अंदर पद सोपानी क्रम में पदों का विभाजन होता है, पदों का सोपानीकरण होता है। तो निर्देश हमेशा उच्च अधिकारी निम्न अधिकारी को ही देगा और अधीनस्थ उसकी पालना करेगा। निर्देशन और मार्ग निर्देशन, तो उसके अधीन वो लोग कार्य करते हैं। अगली टर्म है CO यानी कोऑर्डिनेशन। संगठन के अंदर विभिन्न इकाइयाँ होती हैं, व्यक्ति होते हैं, उनके कार्य होते हैं, उद्देश्य होते हैं, प्रक्रियाएं होती हैं उनके मध्य। तो इन इकाइयाँ, व्यक्ति, कार्य, उद्देश्य, नियम, कानून, इन सब के बीच में प्रॉपर तालमेल बैठाना, समन्वय करना, ताकि कार्यकुशलता, मितव्ययता और प्रभावशीलता को प्राप्त किया जा सके। अगली टर्म है अगला शब्द है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग क्या है? रिपोर्टिंग का हिंदी अर्थ है प्रतिवेदन, रिपोर्ट करना।
तो रिपोर्ट कौन करेगा? जिस प्रकार से मैंने बताया, डायरेक्टिंग में उच्च अधिकारी निम्न को निर्देश देगा, लेकिन रिपोर्टिंग में जस्ट विपरीत हो जाएगा। निम्न अधिकारी अपने कार्य की प्रगति, अपने कार्य के बीच में आने वाली समस्याओं को लेकर के या किसी भी मुद्दे को लेकर के समय समय पर नियमित रूप से अपने उच्च अधिकारी को प्रतिवेदन देता रहेगा, कार्य की प्रगति की रिपोर्ट देता रहेगा। बजट, अब आप बजट तो सब जानते हैं, बजट किसे कहते हैं? बजट क्या है? वित्तीय लेखा जोखा है, आय व्यय का हिसाब है, वित्तीय प्रबंधन करना है, आय के स्रोत ढूंढना होता है, पूंजी का प्रॉपर कैसे समायोजन किया जाए ताकि कार्यकुशलता कम 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 इन्वेस्टमेंट में हम मैक्सिमम रिटर्न प्राप्त कर सकें। तो बजट का यहाँ पर ये सामान्य ऐसा अर्थ है। अब दूसरी अवधारणा जो पोस्ट कोर्प के बाद जो हम लूथर गुलिक की पढ़ेंगे, वो बड़ी थोड़ी सी समझने में थोड़ी सी टेक्निकल है, कन्फ्यूजन की संभावना इसमें रहती है, लेकिन आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ये चार्ट आप देख रहे हैं, इसमें सभी उंगलियां, छोटी भुजाएं, बड़ी उंगलियां, छोटी उंगलियां। तो इसको समझने के लिए ये टॉपिक है मुख्यालय व क्षेत्रीय उंगलियों में संबंध। आपने पहले पढ़ा था 4P का सिद्धांत। भाई किसी भी संगठन में संगठन के आधार क्या क्या होते हैं, तो गुलिक ने बताया था 4P मॉडल। मतलब या तो वो व्यक्तियों के आधार पे, या वो व्यक्तियों के आधार पे, या किसी स्थान के आधार पे, या उद्देश्य के आधार पे, या प्रक्रिया के आधार पे संगठन का निर्माण होता है। तो उस संगठन का क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ हो सकते हैं, कहाँ नहीं हो सकते हैं, इसको लेकर के उन्होंने उंगलियों की एक अवधारणा दी। तो आप जैसे मैं बताऊँ आपको, सबसे पहली अवधारणा आप देखिए, सभी उंगलियाँ। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है सभी उंगलियाँ, मतलब भुजा का मतलब हम ले सकते हैं क्षेत्रीय इकाई, और उंगली का मतलब है संचार सूत्र, यानी कि सभी उंगलियां। इसका मतलब है मुख्यालय का क्षेत्रीय कार्यालय के साथ सीधा संबंध। जैसे राजस्थान में डीजी का संबंध क्षेत्रीय कार्यालय एसपी को मान लेते हैं, तो क्षेत्रीय कार्यालय का एसपी के साथ सीधा संवाद, बीच में इन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार की इकाई का नहीं होना, उनका सीधा संवाद है, इसको हम कहेंगे सभी उंगलियां। अगली जो आप चित्र देख रहे हैं, छोटी भुजाएं तथा लंबी उंगलियां। इसका मतलब क्या हुआ? भौगोलिक जो इकाई है, मतलब मुख्यालय के बीच में और जो क्षेत्रीय कार्यालय के बीच की जो भौगोलिक इकाई है, भौगोलिक इकाई तो होती है, यानी कि उन दोनों के बीच में एक कार्यालय है, क्षेत्रीय कार्यालय और मुख्यालय के बीच में एक कार्यालय है, बिल्कुल है, लेकिन वो कार्यालय क्षेत्रीय जगह पर स्थापित न होकर के उसी मुख्यालय के अंदर अलग से विंग में स्थापित होता है। मतलब भौगोलिक दूरी नहीं होती है उसका सेंटर वहीं रहेगा उसी ऑफिस में, लेकिन वो अलग से एक पृथक इकाई के रूप में उसका वहाँ विद्यमान रहता है। भौगोलिक इकाई अलग से नहीं होती है, ये खास ध्यान देने वाली बात है इसमें। जैसे उदाहरण देके समझाओगे तो तुरंत समझ में आएगा। जैसे विदेश मंत्रालय है, हमारे देश में विदेश मंत्रालय है, और विदेश मंत्रालय की एक यूनिट हमारी अफ्रीका के अंदर भी है, लेकिन जो हमारा जो ऑफिस है वो उसी अफ्रीकी जो विंग है वो विदेश मंत्रालय के अंदर ही उसकी स्थापना होती है। अब लंबी भुजा, छोटी उंगलियां, क्षेत्रीय इकाई मुख्यालय से दूर होती है। मतलब अब आप देखो, ये चित्र को देख रहे हो आप, ये गोला तो बना हुआ है, ये मुख्यालय है, और बीच में जो पॉइंट बने हुए हैं ये बीच में मुख्यालय है। मतलब क्षेत्रीय कार्यालय और मुख्यालय के बीच में एक और कार्यालय, इस पर समझ में आ जाता है। इसका उदाहरण मैं आपको दूं, जैसे डीजी, एसपी और थाना, ये लास्ट में जो देख रहे हैं अब, लंबी भुजाएं तथा छोटी उंगलियां, इसमें मुख्यालय को डीजी मान लो, और बीच में जो ये चौकोर बना हुआ है इसको मान लेते हैं एसपी ऑफिस, और लास्ट को मान लेते हैं थाना। और प्रथम वाले में अगर अपन इसमें से एसपी को हटा दें तो डीजी और थाना, जो पहला वाला गोला है उसको देख लीजिए। अब सभी उंगलियों का मतलब क्या होगा? डीजी और थाना, यानी एसपी इसमें है ही नहीं। और छोटी भुजाएं तथा लंबी उंगलियां, इसको समझने के लिए डीजी और थाना और एसपी का ऑफिस भी मुख्यालय पे ही स्थापित होना, ना कि डिस्ट्रिक्ट में। ये समझने के लिए मैं समझता हूं कि पर्याप्त है। अब हम लूथर गुलिक के जो अवधारणा दी उसकी आलोचना का प्रयास करते हैं। तो इसकी प्रथम आलोचना यह है कि पोस्ट कोर्प में नीति निर्माण और मूल्यांकन, कानून का निर्माण, जनता के साथ जो भी संवाद होता है उनको लेकर के कोई वर्णन नहीं है। तो इस आलोचना के बाद 1971 में लूथर गुलिक की एक पुस्तक आई, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू। उसमें उन्होंने पोस्ट कोर में डी के बाद में ई जोड़ दिया। ई का मतलब इवोल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
और इसके जो विचारक हैं ये भी याद होने चाहिए, साइमन, मार्च, ड्वाइट वाल्डो, एल डी वाइट, अल्फ्रेड डायमंड, ये इसके प्रमुख आलोचक रहे। और नॉर्मली मैं थोड़ा अगर आप कंसेप्ट को समझेंगे तो जो आलोचक मैक्स वेबर के हैं वही आलोचक इसके हैं, जो आलोचक टेलर के हैं वही आलोचक इसके मिलेंगे, जो आलोचक मेरी पार्कर फ्लेट के हैं वो आलोचक इसके मिलेंगे, और जो पार जो 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 आलोचक हेनरी फेयोल के हैं, क्योंकि ये सब एक जो ये हम जो विचारकों को पढ़ रहे हैं ये क्लासिकल अप्रोच के विचारक हैं, और इनके सिद्धांत लगभग एक दिशा में जाते हैं, लगभग ये एक जैसी अवधारणाएं प्रस्तुत करते हैं। ये उसको विज्ञान मानते हैं, लोग प्रशासन में भेद नहीं मानते हैं, ये प्रबंधकीय दृष्टिकोण की बात करते हैं, ये संकुचित दृष्टिकोण की बात करते हैं। तो इन सब के जब इन समग्रता के रूप में देखें तो इनके आलोचक भी लगभग समान ही हैं। दूसरी बात, पोस्ट कॉर्प की जो क्रियाएं लूथर गुलिक ने बताई, उन क्रियाओं को हम देखें, जैसे प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग, बजटिंग, ये सब तो परिवार के अंदर भी मिल जाएगा, दुकान के अंदर भी मिल जाएगा, किसी छोटे मोटे बिजनेस में भी चीज़ मिल जाएगी, सेना में भी चीज़ मिल जाती है। तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि लोक प्रशासन में ही पोस्ट कॉर्प का सिद्धांत लागू होना चाहिए। इसकी अगली आलोचना है जन कल्याण, जनहित, पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक वेलफेयर और पब्लिक पर्पस, इस सब का इसने कोई जिक्र नहीं किया। मानव संबंध वैज्ञानिक, जो कि इस क्लासिकल अप्रोच के सबसे बड़े आलोचक हैं, उन्होंने कहा कि भाई इसमें मानवता तो कहीं है ही नहीं, आप कर्मचारी को एक मशीन मान रहे हो, शुष्क, संवेदनहीन, एक निर्जीव संगठन की तरह आप व्यवहार कर रहे हो, उसके जो मूल्य हैं, उसकी जो भावनाएं हैं, उसकी यहाँ पर कोई कद्र नहीं है। आप सिर्फ कार्यकुशलता मितव्ययता के उद्देश्य की बातें करते हैं, आप श्रमिक के हित की, उसकी मानवता की कोई बात ही नहीं करते हैं। साइमन ने इनके सिद्धांतों को लोकोक्ति और मुहावरे का, प्रोवर्ब, जिसको इंग्लिश में जो जिस टर्म का यूज़ किया था वो थी प्रोवर्ब, उन्होंने कहा कि सब प्रोवर्ब हैं। और जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, आप याद रखना इस चीज़ को, नियंत्रण का क्षेत्र और पद सोपान दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी हैं, आदेश की एकता और विशेषीकरण दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। 4P का जो सिद्धांत था, तो आलोचकों का ये कहना है कि भाई कार्य विभाजन किस स्थान पर हो, किस सिद्धांत के आधार पर हो, किन परिस्थितियों में हम कौन से 4P को लागू करें, ये बिल्कुल भी स्पष्ट होता ही नहीं है। और इनमें आपस में भी कोई बहुत बड़ा इतना इनकी अवधारणा पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। और अगली आलोचना, लूथर गुलिक ने जो सिद्धांत दिए उनको लूथर गुलिक ने विज्ञान कहा, सार्वभौमिक कहा, परंतु जो व्यवहारवादी हैं, जो मानवतावादी जो विचारक हुए वो लोक प्रशासन के, उन्होंने ये कहा कि लोक प्रशासन के सिद्धांत, चूँकि जनता के बीच में काम करना होता है, मानवीय मूल्यों के साथ काम करना होता है, एक मनुष्य के द्वारा कार्य किया जाता है, मनुष्य के लिए कार्य किया जाता है, तो इन चीज़ों को आप एक साथ एक ही समय पर सब जगह कैसे लागू कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा आज का जो टॉपिक था लूथर गुलिक का, ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम पे हमारे जो पढ़ने वाले हैं, इनके सहयोगी थे, लूथर गुलिक के सहयोगी थे लिंडाल उर्विक, जैसे मैंने बीच में आपको नाम भी बताया था। पेपर जो इनकी जो किताब थी, द साइंस ऑफ द पेपर्स ऑफ द साइंटिफिक साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें वो इनके सहयोगी रहे हैं। उन्होंने भी 8 सिद्धांत दिए थे, परंतु उसकी चर्चा हम अगले टॉपिक में करेंगे। ये टॉपिक ये समाप्त होता है। थैंक यू।